नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल ट्रेडर्स डायरी में। दोस्तों, जिंदल सॉ अ डिफरेंट प्लेयर इन स्टील सेक्टर, नंबर वन कंपनी इन आवर सेक्टर। तो दोस्तों, ये क्या है और क्या हम इस ट्रेन को मिस कर चुके हैं जो जिंदल सॉ के बारे में कहा जा रहा है? तो दोस्तों, ये असल में है क्या? जिंदल सॉ असल में है क्या? अच्छा, असल में दोस्तों ये डिफरेंट है स्टील सेक्टर की बाकी कंपनियों से। यानी हम बात करें JSW स्टील या टाटा स्टील या हिंडाल्को, इन सबसे काफ़ी ज़्यादा अलग है। इसके नाम में ही इसका काम छुपा हुआ है। जिंदल सॉ माने क्या है? यानी सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग पाइप्स। दोस्तों, ये है क्या? असल में जो बड़े बड़े पाइप्स बनाते हैं, असल में आप जानते हैं कि टाटा स्टील वो पाइप्स नहीं बनाती है जो कि ऑयल में यूज़ होता है। आपने देखा होगा कि JSW वो पाइप नहीं बनाती है। ये सबका स्टील का काम है, ठीक है ना। स्टील सेक्टर का काम है, ये पाइप्स नहीं बनाते। तो ये पाइप बनाने वाली इकलौती कंपनी है और भारत के अंदर पहली कंपनी है जिसने 100 पाइप्स बनाना स्टार्ट किया है। तो जिंदल सॉ एक लौती कंपनी, एक पहली सबसे बड़ी कंपनी है, पहली कंपनी है जिसने भारत के अंदर ये पाइप्स का प्रोडक्शन स्टार्ट किया है। तो ध्यान रखिए, असल में जिंदल सॉ को कहा जाता है कि ये JSW स्टील की कंपनी है। असल में ये नहीं है। एक्चुअली JSW स्टील के जो मालिक हैं सज्जन जिंदाल, उनके भाई हैं, उनकी ये कंपनी है। तो जिंदल सॉ एकदम अलग है JSW स्टील से। हालांकि अगर देखा जाए तो OP जिंदल जी जो उनके पिताजी हैं, यानी जो इस कंपनी के मालिक हैं, और जो JSW स्टील कंपनी के मालिक, उनके जो पिताजी हैं, उनकी एक ग्रुप कंपनी है। तो उस ग्रुप कंपनी में अगर बोलेंगे तो ये कंपनी उस ग्रुप कंपनी में आएगी, ना कि JSW स्टील से ये बनी हुई है, यानी JSW स्टील की सब्सिडरी कंपनी है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये काफ़ी ज़्यादा अलग है। तो चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ इसके पाइप्स का। तो ये आप जो पाइप देख रहे हैं, इसे कहते हैं सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग पाइप। तो दोस्तों, इसका जो अगर हम बात करें ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है, तो ये जो पाइप बनाते हैं, ये एक लौती कंपनी है जो पाइप बनाती है भारत के अंदर। और इनका आपको मैं बताऊं, पूरे दुनिया में जो है इनका काम काफ़ी ज़्यादा अलग है। काफ़ी गल्फ़ कंट्रीज़ में काफ़ी ज़्यादा इनका काम फैला है। जहाँ जहाँ पर ऑयल प्रोडक्शन है, वहाँ इनका काम काफ़ी ज़्यादा फैला है। जैसे USA, गल्फ़ कंट्रीज़ में फैला है, भारत में फैला है, ठीक है ना दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा कि ये सबसे ज़्यादा जो गल्फ़ और अमेरिका में, USA में इनका काफ़ी ज़्यादा कारोबार है। तो अब इसके पाइप कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं? सबसे ज़्यादा इनके पाइप्स जो है वो ऑयल सेक्टर में यूज़ होते हैं। तेल निकालने में जो पाइप लगते हैं, जो नीचे धरती के नीचे जो डाले जाते हैं, जो पाइप जो समुद्र में डाले जाते हैं, तो वहाँ पर जो है, वहाँ पर इनका पाइप का जो है वो यूज़ कराया जाता है। तो उन पाइप्स की जो क्वालिटी है वो इतनी ज़्यादा एडवांस होती है कि आप सोच नहीं सकते, जो नॉर्मल स्टील से काफ़ी ज़्यादा अलग होती है। आप कभी भी स्टील के बारे में पता करें ना, स्टील की काफ़ी ज़्यादा अलग अलग क्वालिटीज़ हैं। कार में स्टील काफ़ी अलग यूज़ होती है, ध्यान रखिए। कार में जो है वो काफ़ी अलग स्टील यूज़ होती है। स्टील के भी कई वेरिएंट है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। हमने जो GK अपने जो किताबों में पढ़ा है वो एक ही स्टील के बारे में पढ़ा है भाई, स्टील। और यहाँ पर हमको पता चलता है 6-7 तरह की स्टील हैं। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अलग बैठ जाता है, क्योंकि एक मजबूत स्टील की बात अलग होती है, तो उसे एडवांस करते हैं कई सारी चीज़ों को मिलाकर, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पर आपको समझ में आ गया हो कि ऑयल सेक्टर हुआ आपका जो और भी ज़्यादा मैं एक्चुअली इसके बारे में पूरा नहीं बता पा रहा हूँ, क्योंकि इसकी जो वेबसाइट है उसमें कुछ दिक्कत है, जिसकी वजह से मैं पूरा काम आपको नहीं बता पा रहा हूँ। तो लेकिन इनका काम जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल पर काम है, और इनका काम काफ़ी ज़्यादा अलग है बाकियों से। तो ठीक है, हमने जान लिया कि ऑयल सेक्टर में ऐसे यूज़ होता है काफ़ी ज़्यादा, और भी जो डैम है उनमें यूज़ होता है। तो बड़े बड़े जो पाइप्स जहाँ जहाँ मंगाए जाते हैं, जहाँ जहाँ यूज़ होते हैं, वाटर के अंदर, पानी के अंदर जो है वो हर जगह जो है वो पाइप यूज़ होते हैं, इन्हीं के यूज़ होते हैं। जिंदल सॉ इसमें बिगेस्ट प्लेयर है, बिगेस्ट। तो ध्यान रखिए, इनकी सेल से आपको समझ में आ जाएगा इनका काम।
और माफ़ी चाहता हूँ कि इसका काम मैं डिटेल में नहीं बताया, क्योंकि इनकी साइट जो है उसमें कुछ प्रॉब्लम है। तो ध्यान रखिए दोस्तों कि इनका काम बहुत बड़ा है, लेकिन आप उनकी साइट कुछ दिनों में जाकर देख सकते हैं, तो देखिएगा ज़रूर, काम बहुत ही मज़ेदार है। आपके सामने इनकी सब्सिडरी कंपनीज है, प्लस उसके साथ साथ जिनके साथ इन्होंने वेंचर किया है, यानी जिनके साथ पार्टनरशिप है इनकी, उनकी सारे के सारे जो नाम है, क्योंकि आप जानते हैं एक देश से दूसरे देश कारोबार करने के लिए हमें किसी न किसी से हाथ मिलाना पड़ता है, तो वैसा ही यहाँ पर है। तो जिंदल ITF लिमिटेड, IUP जिंदल मेटल्स एंड एलॉयज लिमिटेड, JITF अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, आईकॉम एनालिटिक्स लिमिटेड, जिंदल ट्यूबलर इंडिया लिमिटेड, JITF शिपयार्ड्स लिमिटेड, जिंदल सौ मिडिल ईस्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मिडिल ईस्ट गल्फ कंट्रीज़ यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा इनका है, तो मिडिल ईस्ट FZC लिमिटेड, जिंदल सौ USA LLC लिमिटेड क्यों लगा रहा हूँ, बार बार लिमिटेड आ रहा है, सॉरी, JITF अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज लिमिटेड, JITF कोल लॉजिस्टिक्स लिमिटेड। अब मैं आपको यहाँ पर एक मुझे ध्यान आ गया, क्योंकि मैं काफ़ी पहले ये वीडियो बना रहा था लेकिन मैं बना नहीं पाया था, तो मुझे काम याद आ गया, मैं आपको बता देता हूँ बाकी का काम। तो हमने ऑयल की बात कर ली थी, जो मलबा निकालते हैं कोल यानी कोयले की जो खाने होती है, वहाँ बड़े बड़े पाइप लगे रहते हैं, बड़े बड़े, जो कोल को ढकेलते हैं। तो आप सोचिए, एक नॉर्मल पाइप में अगर प्रेशर देंगे तो क्या उससे कोयला निकलेगा? नहीं ना। तो उसमें इतना मजबूत पाइप लगता है, इतने महंगे होते हैं ये पाइप्स जो यूज़ करे जाते हैं। तो कोल का हुआ, जो कोल निकालने के लिए जो यूज़ करते हैं पाइप्स, उनमें भी यही पाइप यूज़ होता है, यानी इनके बहुत सारे पाइप्स कैटेगरीज हैं, तो इनकी बटी हुई है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। तो यहाँ पे जो शिप में जो पाइप यूज़ करे जाते हैं वो भी इन्हीं के ही है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इनका काम जो है वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस है। और बाकी का है तो मैंने आपके सामने ये एक इमेज रख दी है, तो आप पढ़ लीजिएगा पॉज करके। ये इतनी सारी कंपनियां जो थी वो वेंचर्स और इनकी खुद की सब्सिडीज कंपनियां थी, तो ध्यान रखिएगा, किसी से टाइप किया तो कहीं ना कहीं इनकी कंपनीज हैं। अब करते हैं मेन बात फंडामेंटल की। तो हमने काम तो समझ लिया, जितना पता चला उतना सभी चीज़ें जो है वो समझ ली हैं। डिटेल में नहीं समझा पाया हूँ, अगर कहीं गलती है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में, अगर आपको और भी ज़्यादा पता हो तो कमेंट सेक्शन में जाके बोल दीजिए, ताकि दूसरों की हेल्प हो और मेरी खुद की भी हेल्प हो, नॉलेज बढ़ जाएगी। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो यहाँ पर जो प्राइस है वो 88.95 पे बंद हुआ है, और अभी ये स्टॉक जो काम कर रहा था वो 96 से 97 के लेवल्स पर काम कर रहा था। 29,70,125 का वॉल्यूम है। 29 लाख का वॉल्यूम से इस शेयर में हर रोज होते हैं, और यहाँ पर आपका जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आपके सामने रखी है, और फंडामेंटल में फाइनेंशियल इंडिकेटर आपके सामने है, और मार्केट कैप जो है वो 2844 करोड़ का है, सिर्फ और सिर्फ 2844 करोड़ का, ध्यान रखिएगा। अर्निंग पर शेयर 5.24 है, पी रेशियो 16.98 है, इंडस्ट्री पी 28.82 है। बुक वैल्यू पर शेयर क्या है? बुक वैल्यू पर शेयर वो होता है जो फंडामेंटली जो रियल वैल्यू होती है स्टॉक की, वो आपके सामने बुक वैल्यू पर शेयर होता है। तो 213.75 फंडामेंटल के हिसाब से ये शेयर होना चाहिए था 213.75 पे, लेकिन ये स्टॉक काम कर रहा है, आपको पता है 88.75 के लेवल्स पर। तो यहाँ पर जो अंडर परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा कूट कर है। तो तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, मैं आपको बता दूं, अर्निंग पर शेयर 5.24 बहुत ही अच्छी बात है, पॉजिटिव है। आपको पर शेयर 5.24 जो है वो एक कंपनी कमा के दे रही है। पी रेशियो 16.98 है, सीधा 17 अगर मान लें तो यहाँ पर 17 से अगर हम कंपेयर करें, 17 को 28.82 से अगर 17 को कंपेयर करेंगे तो 17 काफ़ी ज़्यादा छोटा है, ऑब्वियस सी बात है, छोटा है। तो जो स्टॉक का पी रेशियो है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। यहाँ पर आपका जो है 8 लगभग 11.82 का जो पॉइंट का जो गैप है वो आपको यहाँ दिख रहा है। तो वो गैप जो है वो भरना चाहिए, और वो गैप जो है वो कभी भी भर सकता है। तो ध्यान रखिएगा, जो लोग होल्ड कर रहे हैं इस शेयर को वो होल्ड करें, निकलने की गलती ना करें।
वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है, आपको सीधा सीधा यहाँ से 150 से 200 रुपए पर शेयर का बेनिफिट जो है वो हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा, इस शेयर को जो है वो बेचना नहीं है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको सेल से और इनके प्रॉफिट से पता चल जाएगा। तो हमने पहले समझ लिया कि कंपनी काफ़ी ज़्यादा जो है वो सस्ती है वैल्यूएशन के हिसाब से, और वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है, तो आप ध्यान रखिएगा। और आपके सामने एनुअल नेट सेल है और 5 साल की नेट सेल आपके सामने है। और दोस्तों यहाँ पर 2021 मार्च की जो रिपोर्ट है वो आने वाली है कुछ ही दिनों में। तो महीना चल रहा है ये Q4 रिजल्ट्स का, और कहीं भी किसी भी वक्त ही आ सकती है, डेट अभी ध्यान नहीं है, लेकिन कुछ 20-30 दिनों में, यानी एक महीने के अंदर अंदर इसका रिजल्ट आना है। तो 2016 मार्च में इनकी नेट सेल थी 7,940 करोड़ रुपीज़, ठीक है ना। 2017 में घट गई, 7,343 करोड़ रुपए रह गई। 2018 में और भी ज़्यादा बढ़ी, 8,564 करोड़ रुपए की नेट सेल पहुंच गई। 2019 में इतना बढ़िया जो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मतलब जो नेट सेल है वो इनकी इतनी ज़्यादा बढ़ी है, यहाँ पर लगभग जो है वो 50% के आसपास जो है वो नेट सेल बढ़ी। लेकिन आपने देखा होगा कि ये जो स्टॉक है वो इतना चला नहीं, तो ये एक कहेंगे तो एक डिसअपॉइंटमेंट, एक कहेंगे जो हाथ में लगा है शेयर होल्डर्स के, जो कि नेट सेल जो है वो 50% का जंप आया है, और जो स्टॉक है वो चला नहीं है। चलिए ठीक है, लेकिन अब तो ठीक है ना, अब खरीदने के लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर है। 2020 मार्च की अगर हम बात करें तो नेट सेल थोड़ी सी घट गई है, 11,627 करोड़ की नेट सेल रह गई है। तो लगभग यहाँ पर 400 करोड़ के आसपास की जो नेट सेल है उसमें गिरावट है, तो ध्यान रखिएगा, खर्चा है लेकिन प्रॉफिट बरकरार है। चलिए देखते हैं प्रॉफिट का। लेकिन इस कंपनी में जो प्रॉब्लम क्या है, तो प्रॉब्लम ये है इंटरेस्ट, कर्ज इनका एक प्रॉब्लम है दोस्तों। 2016 से 2020 हो गई है और लगातार वही है, कर्ज में कमी नहीं आई है। कर्ज तब भी 678 करोड़ का भरते थे, अभी भी 617 करोड़ है, लेकिन 600 का जो 3 डिजिट का जो आंकड़ा है कर्ज का वो लगातार है। तो कर्ज यहाँ पर लगातार दे रहे हैं, चुका रहे हैं, और यहाँ पर जो कर्ज है वो कम नहीं हो रहा है। अब यहाँ पर आपके सामने प्रॉफिट का अमाउंट है, और यहाँ पर जो है इस अमाउंट को देखने के बाद ऐसा लगता है कि कर्ज भी जो है वो जल्दी चुक जाएगा। तो यहाँ पर 2016 में 40 करोड़ का लॉस था, 2017 में 113.76 करोड़ का प्रॉफिट किया, 2018 में और भी ज़्यादा प्रॉफिट बढ़ा, 178.51 करोड़ रुपए का प्रॉफिट किया, 2019 में और भी ज़्यादा कई गुना यहाँ पर प्रॉफिट बढ़ा है, 850 करोड़ का प्रॉफिट किया है इन्होंने। लेकिन स्टॉक में कोई जान नहीं डाली, इसको जो स्टॉक है वो उसमें कुछ हुआ ही नहीं। तो ठीक है, अंडर वैल्यूड काफ़ी ज़्यादा मैं बोल ही रहा हूँ। तो 850 का प्रॉफिट किया, कर्ज काटने के बाद ध्यान रखिए, कर्ज अगर कर्ज ना होता तो इनका लगभग 1400 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा हो। लेकिन जो कर्ज है सिर्फ वही एक इस कंपनी की एक लौती प्रॉब्लम है, और उससे जो निपटने में है वो मैनेजमेंट आगे बढ़ रहा है। और लगता है ऐसा कि 2 से 4 सालों में, 2 या 3 साल अगर हम मान के चलते हैं, एक टाइम फ्रेम लेके चलते हैं, तो डेब्ट फ्री होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि ये कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट कर रही है। अब दोस्तों आगे देखते हैं। तो आगे हमारे पास है इसके असेट्स। तो असेट्स की जो वैल्यू है वो 15,081 करोड़ रुपए है, जबकि मार्केट कैप जो है वो 3,000 करोड़ का ही है। तो ध्यान रखिए, 5 गुना ज़्यादा तो असेट्स की वैल्यू है, जो कि मार्केट कैप की जो वैल्यू है वो सिर्फ 3,000 करोड़ है। और आपके सामने आप शेयर होल्डिंग पैटर्न है, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न आपके सामने, और प्रमोटर की जो सेलिंग है प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो 63.02% है इस कंपनी में, और पब्लिक की जो होल्डिंग है वो 36.98% इस कंपनी में। FII 9.54%, जो कि थोड़ा सा बढ़ा है पिछली बार के कंपैरिजन में, यहाँ पर बढ़ा है। तो यहाँ पर 8% के 0.08% के आसपास यहाँ पर जो है वो यहाँ पर बढ़ता हुआ नज़र आया है। तो यहाँ पर अब देखते हैं कि क्या है।
यहाँ पर जो DII है वो यहाँ पर 1.17% होल्ड करते हैं, और नॉन इंस्टीट्यूशनल यानी रिटेल इन्वेस्टर जो है वो 26.26% इस कंपनी में होल्ड करते हैं। क्या नंबर है? 26.26। इस कंपनी में जो मेन अगर फॉरेन प्रमोटर देखें तो कौन है? फोर सीजन इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, सिग्मा टेक INC 9.42 और फोर सीजन इस कंपनी में 13.61% होल्ड करते हैं। कुल मिला के 22% के आसपास जो है वो हिस्सेदारी जो है वो फॉरेन प्रमोटर जो है वो इस कंपनी में होल्ड करते हैं। और इस कंपनी में म्यूचुअल फंड में अगर हम बात करें तो बहुत ही छोटा सा एक अमाउंट लगा है। IDFC इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की तरफ से 5,24,00,000 रुपए इस कंपनी में इन्वेस्टेड है। निपॉन इंडिया निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड यहाँ पर 24 लाख रुपए सिर्फ इस कंपनी में लगाए हुए हैं। वहीं मोतीलाल की बात करें तो सिर्फ 19 लाख रुपए इस कंपनी में इन्वेस्टेड है। तो हो क्यों इस कंपनी में फिर? और ये आपके सामने लॉन्ग टर्म का चार्ट है, और इसने अपने हाई जो है वो 242 रुपए के लगाए हैं सन 2018 में। तो ध्यान रखिए सन 2018 में 242 रुपए का हाई है, और लगता है कि इस बार जो है वो हाई निकल के रहेगा। अगर यहाँ पर जो है स्टील सेक्टर में तेज़ी रहती है, और अगर और लोगों की जो नज़र है वो इस स्टॉक पर जो है वो लगी रहती है तो यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट लेवल होंगे। और आपके सामने 2014 का जो हाई है 111 रुपये का, वो एक निकलना जरूरी है। लेकिन उससे पहले 99.85 रुपीज़ का जो लेवल है 2020 का हाई है, उसे निकालना बहुत ज़रूरी है। तो 99.85 का लेवल जो है वो क्रॉस करेगा। उस दिन क्लोजिंग ऊपर देता है 99.85 के ऊपर, और अगले दिन भी इन्हीं लेवल के ऊपर बंद होता है। तो समझिएगा कि 111 का जो लेवल है वो आसानी से अचीव होगा। उसके बाद हमको रिव्यू करना पड़ेगा कि ये 111 निकालेगा या नहीं। तो पहले 99.85 है, फिर उसके बाद 111 का हर्डल है, फिर उसके बाद कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप आसानी से जो है वो 150, 160, 170 के जो लेवल्स हैं वो आते हुए इस कंपनी में दिख सकते हैं, इस स्टॉक में दिखेंगे। आपके सामने जो है वो आपके सामने एक बेस लाइन है, और मैं आपको बताने वाला हूँ 84 का जो लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर 84 से नीचे स्टार्ट किया चलना तो इस कंपनी के स्टॉक में जो है वो सेलिंग प्रेशर हमको देखने को मिलेगा। अभी जो है वो सेलिंग का प्रेशर देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन 84 के ऊपर जब तक रहेगा वहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। बाइंग हमको हमेशा देखने को मिलेगी। तो ध्यान रखिएगा 84 का लेवल अगर टूटता है, नीचे जाता है, तो सेलिंग, 84 के ऊपर बाइंग। तो दोस्तों यहाँ पर अब हमने देखा क्या, हमें ये पता चल गया कि इस कंपनी की जो प्रॉब्लम है सिर्फ वो एक डेब्ट है। कंपनी का अर्निंग पर शेयर काफ़ी अच्छा है, कंपनी का प्रॉफिट बहुत अच्छा है, कंपनी की सेलिंग लाजवाब है, 5 डिजिट में इनकी सेलिंग है, सेल्स है यानी। तो यहाँ पर कमाल के जो है वो नंबर्स हैं। तो यहाँ पर जो कर्ज है वो यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। तो अगर जो यहाँ पर कर्ज कम होता है तो इस कंपनी के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो ध्यान रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा हमने बात कर ली इसके ऊपर, और सारा का सारा जो है वो यहाँ पर क्लियर हो चुका है। लेवल्स हमारे सामने क्लियर है। तो यहाँ पर 84 का लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 84 के नीचे काफ़ी ज़्यादा सेलिंग हमको देखने को मिल सकती है, 84 के ऊपर बाइंग। तो यहाँ पर अगर गिरावट आई है स्टील सेक्टर में तो सिर्फ और सिर्फ मार्केट के गिरने की वजह से। तो ध्यान रखिए इस बात का दोस्तों। और लगातार स्टील सेक्टर चल ही रहा था, इसीलिए यहाँ पर जो है वो यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग दिखी है। तो लगता है कि यहाँ पर स्टील सेक्टर जो है वो दोबारा तेज़ी में आएगा जैसे ही मार्केट तेज़ी में आएगा। तो ध्यान रखिए दोस्तों इस चीज़ के ऊपर। अपने जो फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं उनसे बात करिएगा इस स्टॉक के ऊपर, उनसे राय लीजिएगा। और अगर फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है तो आपके सामने सारे के सारे आंकड़े रख दिए हैं, आप उनको समझ के आप इस कंपनी में पोजीशन लेके चल सकते हैं। तो अब दीजिए मुझे इजाज़त। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।